बोर्ड एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में लास्ट 11 इयर्स के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये इंक्लूड किए हैं। इसमें आपको लेटेस्ट 2025 के भी थ्योरी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले इसे जरूर रिवाइज कर लेना। सबसे पहले हम सोल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ऐसा इसलिए होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन का वाटर में वो डिक्रीज होता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी डिक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई एट हायर ऑल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। हायर ऑल्टीट्यूड में लोगों को क्या होता है, एनॉक्सिया होता है। अब अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाओ, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या होता है, लेस होता है हाई ऑल्टीट्यूड में। जब पार्शियल प्रेशर कम है, एज ए रिजल्ट जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ब्लड और टिश्यू में होता है। एज ए रिजल्ट जो ब्रेन है उसे कम ऑक्सीजन मिलता है और जो पर्सन है उसे एनॉक्सिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ हमें बताता है जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इन वेपर फेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। इसे इक्वेट कर सकते हैं KH से। KH होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसके साथ पूछा है, मेंशन टू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हमें दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताना है। पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अगर आप CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में, तो जो बोतल है उसे सील करते हैं हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे सील करने पे क्या होता है, जो CO2 है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। सेकंड एप्लीकेशन है टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीकंप्रेशन सिकनेस इन डीप सी डाइवर। जो डीप सी डाइवर होते हैं जब वो सी में जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है। और जब वो सरफेस पे आते हैं ना, नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं। एज ए रिजल्ट जो नाइट्रोजन के बबल्स है ना वो आर्टरीज और वेन्स में क्या कर सकते हैं, ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं और उससे डाइवर है उसकी डेथ हो सकती है। इसे हम डीकंप्रेशन सिकनेस कहते हैं। तो इसके पेनफुल इफेक्ट को कम करने के लिए ऑक्सीजन को हम डाइल्यूट करते हैं विद हीलियम। तो नाइट्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं हम हीलियम गैस से, और जो हीलियम गैस है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, What happen when acetone is added to pure ethanol? जो प्योर इथेनॉल होता है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ बनाता है। बट जब आप एसीटोन ऐड करते हो इथेनॉल में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है एक दूसरे से दूर जाते हैं और वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। इसे हम पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, In non-ideal solution, what type of deviation shows the formation of maximum boiling azeotrope? जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है ना, इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। सो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 6 है, What type of deviation from Raoult's law is observed by mixing chloroform and acetone? जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हो तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये दोनों साथ पे रहते हैं। इनका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन आइडियल सोल्यूशन। जो आइडियल सोल्यूशन है वो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर ऑल कंपोजिशन। तो हर एक कंपोजिशन पे राउल्ट्स लॉ वो फॉलो करते हैं। तो इनका जो AB इंटरेक्शन होता है दैट इज इक्वल टू AABB इंटरेक्शन, और जो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है, जो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो 0 के इक्वल होता है, और जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग है वो भी 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ? गिवन एग्जांपल, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग फॉर पॉजिटिव डिविएशन? अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें, अगर वेपर प्रेशर जो है वो हायर होता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। इसमें जो AB इंटरेक्शन है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू AABB इंटरेक्शन। मतलब A और B के जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट रहते हैं, ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होता है। मतलब आपने 100 ml और 50 ml को मिक्स किया तो ओवरऑल वॉल्यूम 150 से ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव डिविएशन आता है। इसका एग्जांपल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो डिविएशन है वो क्या पॉजिटिव है, ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ?
गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग फॉर नेगेटिव डिविएशन। अगर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो ये नेगेटिव डिविएशन शो करता है। इसमें जो ए बी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ए बी बी इंटरेक्शन, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो साथ में रहते हैं और जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो भी नेगेटिव होता है। इसका एग्जांपल है फिनॉल प्लस एनिलीन। जो फिनॉल और एनिलीन है ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। और अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है ओवरऑल वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट हैपन व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे जाता है, बट अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड में तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। The solvent molecule from the solution pass through the semi-permeable membrane to the solvent side, और ये जो प्रोसेस है इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एज़ोट्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। जो एज़ोट्रॉप होते हैं ना, ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं ऑफ सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट के बने होते हैं। इनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेस में। जब आप इसको हीट करते हो, जो लिक्विड में दो कंपोनेंट का कंपोजिशन है वेपर में भी सेम रहता है, और ये एक साथ क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। तो ये बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसे एज़ोट्रॉप कहते हैं। अगर हम पॉजिटिव डिविएशन की बात करें, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एज ए रिजल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो इसमें मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप जो है वो बनते हैं विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। इसमें इथेनॉल होता है 95% बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन एज़ोट्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। एज़ोट्रॉप बाइनरी मिक्सचर होता है सॉल्यूशन का, जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेस में, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव डिविएशन पे जो एज़ोट्रॉप बनता है, नेगेटिव डिविएशन में जो वेपर प्रेशर है कम हो जाता है। कम वेपर प्रेशर होने की वजह से जो एज़ोट्रॉप है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनता है जो लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करता है। एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड 68% बाय मास प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। जो मेजरमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का, ये प्रेफर होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है इसे हम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेयर एज जो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा या कम करना पड़ता है, बट यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे ही मेजर कर सकते हैं। मोलैरिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी की कैलकुलेशन ईजी होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो लार्ज होता है इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन भी है तो जो वैल्यू मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो ज्यादा होता है, और जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव रीजन। फर्स्ट पार्ट है कुकिंग जो है वो फास्टर होता है प्रेशर कुकर में देन इन कुकिंग पैन, क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसमें हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हाई टेम्परेचर पे जो फूड है वो कुक होता है। सेकेंड है रेड ब्लड सेल जो आरबीसी है वो श्रिंक होते हैं जब आप उसे प्लेस करते हो सेलाइन वाटर में, और स्वेल करते हैं डिस्टिल वाटर में। ऐसा इसलिए होता है जो सेलाइन वाटर है जब आप उसमें आरबीसी को प्लेस करते हो, जो वाटर है विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, इसलिए बाहर फ्लो करता है क्योंकि जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक हो जाता है और जो सेल है वो श्रिंक करता है। बट स्वेल करता है इन डिस्टिल वाटर। जब डिस्टिल वाटर होता है तो वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक होने की वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाता है और जो सेल है वो स्वेल कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन वेंट हॉफ फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका जो रेशियो है ये वेंट हॉफ फैक्टर होता है, और ये हमें एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन बताता है। जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो कितना एसोसिएट या डिसोसिएट हुए, ये हमें वेंट हॉफ फैक्टर बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास। जो मोलर मास है ना उसकी वैल्यू ज्यादा या कम हो सकता है देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू
तो उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ये बिकॉज ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। हमें स्टेट ऑफ सोल्यूट बताना कि जो सोल्यूट है वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर रहा है। व्हेन आई इज फाउंड टू बी मोर देन 1, जो आई है ये वेंट हॉफ फैक्टर होता है। अगर इसका वैल्यू मोर देन 1 है तो उस केस में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसोसिएशन करता है। व्हेन आई इज फाउंड टू बी लेस देन 1, जब आई का वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो एसोसिएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव रीजन मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग। सॉल्टिंग से हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्गर टाइम, क्योंकि जो मोस्ट बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैथोजन ऑर्गेनिज्म है दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते ड्यू टू हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन होने की वजह से दे विल डिहाइड्रेटेड थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ये डिहाइड्रेट होते हैं एंड दे विल डाई। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑन मिक्सिंग लिक्विड X and Y वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेस। आपने X and Y को मिक्स किया तो जो वॉल्यूम है रिजल्टिंग सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सोल्यूशन। हमें बताना है कौन सा डिविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। व्हाट चेंज इन टेंपरेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड X and Y। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो वॉल्यूम है डिक्रीज हो रहा है, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो शो कर रहा है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। फॉर नेगेटिव डिविएशन हमें पता है नेगेटिव डिविएशन में जो डेल्टा H है वो लेस देन 0 होता है, मतलब इस केस में जो हीट है रिलीज होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो ओवरऑल टेंपरेचर है वो इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टेट्स राउल्ट्स लॉ फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। हमें राउल्ट्स लॉ बताना है। इट स्टेट्स दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर हमारे पास सोल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो P1 इज इक्वल टू P01 Chi1, P2 इज इक्वल टू P02 Chi2, P01 P02 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड सेकंड। सेकंड क्वेश्चन दिया व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो जो वेपर प्रेशर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का वो लेस देन वाटर होता है, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं जैसे ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है कवर कर देते हैं पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के सरफेस में जो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये आ जाते हैं, व्हिच प्रिवेंट द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इन फॉर्म ऑफ वेपर। क्योंकि वाटर की सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया है तो जो वाटर है वो ज्यादा वेपर्स नहीं बना पाता और जो वेपर प्रेशर है एक्वस सोल्यूशन का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका पहला क्वेश्चन है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक डिवाइस है जिसमें हम ना केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वेरस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जो डेल्टा G है वो नेगेटिव होता है, वेरस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और यहाँ पे जो डेल्टा G है वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो ये मोलर कंडक्टिविटी है सोल्यूशन का जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0। जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 होने लग जाता है तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो इसे हम डाइल्यूशन भी कहते हैं। तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज क्यों होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स, तो जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स हैं जो आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं विद डाइल्यूशन। और अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। कॉलरेश लॉ हमें बताता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट का, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास NaCl है तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का है वो सम होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के, ये इक्वल होता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें,
इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लाइक एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए वॉल्यूम वी, वॉल्यूम हमने वी लिया। इट इज द कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस होता है ऑफ ऑल द आयंस, जितनी भी सारी आयंस जो है वो प्रोड्यूस होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो भी आयंस प्रोड्यूस हो रही है उसकी कंडक्टेंस होता है डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड होने चाहिए वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट होना चाहिए। एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट द होल सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। और इलेक्ट्रोड के बीच में जो एरिया है वो इतना लार्ज होना चाहिए कि पूरा वो जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का वो आ जाए। मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन है राइट यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सी पार्ट है हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है? जब आप डाइल्यूशन करते हो, वाटर ऐड करते हो, तो जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज हो रहा है, बट जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? वाटर ऐड करने से इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज ऑल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जब हम ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते। डायरेक्ट करंट हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस कॉज कर सकता है, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ जो आयंस है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एज ए रिजल्ट जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये बताता है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट एट एन इलेक्ट्रोड, कि जो सब्सटेंस है वो कितना डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट या लिबरेट होता है। इसे हम फैराडे का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, Q होता है हमारा चार्ज और W इज इक्वल टू ZIT। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सेकेंडरी बैटरी। द बैटरी विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। जो सेकेंडरी बैटरी है उसे हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जांपल। व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। जो फ्यूल सेल है ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें ना जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। तो जो फ्यूल की कंबशन है वहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगर इसके एडवांटेज की बात करें, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो 70% एफिशिएंसी से बनती है और ये पोल्यूशन फ्री होता है। तो ये इसका एडवांटेज है ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम द गिवन सेल, हमें सेल दिए हैं, हमें आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। पहला है विच सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग एड में जो सेल यूज होता है वो है मर्करी सेल। सेकंड क्वेश्चन है विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सेल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में जो सेकेंडरी बैटरी यूज होता है उसे हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ। जो ड्राई सेल होता है ये एक प्राइमरी बैटरी है, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन, इसका ए पार्ट है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का सेकंड लॉ ये बताता है जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। तो जो डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। सपोज इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने दो सॉल्यूशन से, एक 1 है एक सेकंड है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ W1 बाय W2 वो रेशियो के इक्वल होता है ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। सेकंड है डिफाइन करना है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? द केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द मेटेलिक सरफेस। तो केमिकल अटैक होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस का ऑन मेटेलिक सरफेस। एज ए रिजल्ट अनवांटेड कंपाउंड बनते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। और ये जो अनवांटेड कंपाउंड्स बनते हैं इसे हम कोरोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई आर आयरन पाइप यूजुअली कोटेड विद जिंक। आयरन पाइप को हम कोट करते हैं जिंक से क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन आयरन एंड इट इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। तो जो आयरन है उसकी जगह जो जिंक है वो क्या होता है खुद ऑक्सीडाइज होता है
और जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है उससे वो प्रिवेंट करता है। सो दैट्स व्हाई हम जिंक से कोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डज मर्क्यूरी सेल गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। जो मर्क्यूरी सेल है इसका कांस्टेंट वोल्टेज रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। ऐसा इसलिए होता है द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है उसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं होता हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हमने नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था जब आयंस का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो वोल्टेज चेंज होता है, बट यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट्स व्हाई इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर है उसमें क्या इफेक्ट होता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो द पॉजिटिव मेटल आयन विद इन द क्रिस्टल लैटिस वाइब्रेट मोर विग्रेसली। अब जो मेटल के आयंस है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो मेटल के आयन है ये वाइब्रेट करते हैं which produce hindrance in the flow of electron। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसमें हिंड्रेंस आता है, मतलब रुकावट आती है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यू। अगर ई नॉट वैल्यू का बेसिस देखें तो जो ऑक्सीजन गैस है दैट शुड बी लिबरेटेड एट द एनोड। ऑक्सीजन गैस एनोड पे लिबरेट होना चाहिए था, बट जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होता है एनोड पे इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। हमें ये बताना है। इसका आंसर है द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड। तो जिसका ई नॉट का वैल्यू कम होता है तो वो रिएक्शन प्रेफर्ड होता है एनोड पे। इसका मतलब क्या, जो ऑक्सीजन गैस है दैट शुड बी लिबरेटेड बट ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। बट जो ऑक्सीजन है इसका ओवर पोटेंशियल होता है। ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या, द रिएक्शन इज स्लो काइनेटिकली एट लोअर वोल्टेज। अब ये जो रिएक्शन है काफी ये स्लो होता है काइनेटिकली, मतलब इसकी जो स्पीड है काफी स्लो होती है लोअर वोल्टेज में। एक्स्ट्रा पोटेंशियल हैज टू बी अप्लाइड। तो इस रिएक्शन को फास्टर करने के लिए, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स व्हाई यहां पे जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होता है एनोड पे। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। द pH ऑफ एक्वस NaCl इंक्रीजेस व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो एक्वस NaCl का pH इंक्रीज होता है। हमें इसका रीजन बताना है। व्हेन एक्वस NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड तो कैथोड पे क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव बनाता है, और एनोड में Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हाफ Cl2 बनाता है। तो अगर आप देखोगे कैथोड में क्या हो रहा है, जो OH नेगेटिव है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो pH ऑफ द सॉल्यूशन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज आइदर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो जब आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब डिक्रीज कर रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इंक्रीज कर रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। साथ में क्वेश्चन है राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को दो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते हो या टेम्परेचर चेंज करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये रेट होता है केमिकल रिएक्शन का फॉर विच द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। जब रिएक्टिंग स्पीशीज की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होता है तो जो रेट कांस्टेंट है दैट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी होती है विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट को हम सप्लाई करते हैं टू एनेबल देम टू क्रॉस ओवर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ना पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है, उसको क्रॉस करने के लिए मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और जब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को मिलता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो, जो कंसंट्रेशन टर्म जो होती है उनका जो पावर होता है, जो इनका एक्सपोनेंट होता है, जब आप उसे ऐड करते हो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, याद रखना जो मॉलिक्यूलरिटी है ये हम एलिमेंट्री रिएक्शन में देखते हैं जिसका एक ही स्टेप होता है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडर साइमल्टेनियस कोलिजन। तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ कोलाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये 0 या फ्रैक्शन हो सकता है,
वेरस मॉलिक्युलरिटी ऑफ जो रिएक्शन है ये कभी भी 0 नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए कैटलिस्ट ऑन? ए है एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो ना, तो वो जो कैटलिस्ट है वो एक ऑल्टरनेट पाथ फॉलो करता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है और ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ए कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट से कम हो जाता है। बी है, गिव्स एनर्जी जो डेल्टा जी है ऑफ ए रिएक्शन। तो जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो, जो गिव्स एनर्जी है वो चेंज नहीं होता, तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन, डेल्टा जी जो है वो सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, will the rate constant of the reaction depend upon temperature if activation energy of the reaction is 0? अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो टेम्परेचर चेंज करने से ना जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का वो चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर नो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो हाफ हो जाता है तो उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ कहते हैं। बी है इफेक्टिव कोलिजन। एन इफेक्टिव कोलिजन इज डिफाइंड एज वन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल है वो सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड करना चाहिए ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए ताकि जो रिएक्शन है वो हो पाए, तो इसे हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डायरेक्टली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता कर सकते हैं। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और इसका कोई रिलेशन नहीं होता स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम ऑर्डर बता सकते हैं। सेकंड पार्ट है, ए बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मे बिकम काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो जो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो हमें अपेयर होता है काइनेटिकली एज फर्स्ट ऑर्डर सर्टेन कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट ना ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, विच मेक्स द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट इफेक्टिवली कांस्टेंट। सो एज ए रिजल्ट उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेजेंट है, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो हमारे पास सुक्रोज है, हमने वाटर लिया, अब जो वाटर था हमने एक्सेस में लिया, इन प्रेजेंस ऑफ H+, हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है। तो इसमें वाटर इतना ज्यादा एक्सेस में है, जो वाटर है एज ए कांस्टेंट ये बिहेव कर रहा है, और जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। इसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं।